हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फंडा। दोस्तों आज हम बात करेंगे 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज इंडियन पॉलिटी। ओके दोस्तों, ये वीडियो है जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, जैसे कमांड डिफेंस सर्विसेज, एसएससी, एमटीएस, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, बैंक पीओ, एसएससी जेई, दिल्ली मेट्रो, नोएडा मेट्रो, टीएचडीसी एग्ज़ाम, बीएचईएल, सेल एंड पीएसयू। ठीक है दोस्तों, इन सब एग्जाम्स और भी जितने भी एग्जाम हैं उन सब के लिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको, कि उनको पीडीएफ फाइल नहीं मिलती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी ये 100 क्वेश्चंस जो इसमें मैं डालूंगा वीडियो में, आप जो देखोगे उनकी आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। ठीक है, तो जैसे आप यूट्यूब पे जाते हो तो कोई भी आप वीडियो देखते हो, ठीक है दोस्तों, तो उसमें क्या करते हैं लोग, जैसे सीधा कमेंट में चले जाते हैं नीचे। ठीक है, सबसे बड़ा इशू ये आता है उनमें। फॉर एग्जांपल जैसे इन्होंने ये कहा है कि गिव द लिंक टू डाउनलोड दिस फाइल एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, और मैंने वीडियो डालते टाइम ही वो लिंक डाल दिया था जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे इसमें तो एक ही लिंक है, कई वीडियो है इसमें 10-10, 12-12, 15-15 लिंक होते हैं बुक्स वगैरह के, तो आपको यहाँ से मिलेंगे। तो क्या करना है, आपको सीधा यहाँ शो मोर करना है और यहाँ पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से इस लाल बटन से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टडी फंडा में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो एमसीक्यूज़ हैं बहुत ढूंढ के निकाले गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, और जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत मतलब पॉलिटी के बारे में पढ़ा है, जैसे लूशन से पढ़ा है या लक्ष्मीकांत से पढ़ा है या किसी और जनरल नॉलेज की बुक से पढ़ा है या एनसीईआरटी ही पढ़ी है, ठीक है, तो उन्हें पता चल जाएगा कि हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और क्या नाम है, इनमें से बहुत चांसेस है इन एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आने के, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। ये वीडियो 2 वीडियोज़ में बनाई जाएंगी। पहली वीडियो में मैं कवर करूँगा 50 क्वेश्चन और दूसरी में 50 क्वेश्चन विद डिटेल। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके दोस्तों, सो 100 एमसीक्यूज ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 1। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए गवर्नर कौन होता है। गवर्नर जो होता है वो स्टेट में होता है। ठीक है, जैसे आप किसी भी स्टेट को ले लीजिए, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, कोई भी। ठीक है, तो उसमें जो नॉमिनल हेड होता है, ठीक है, वो होता है गवर्नर। ठीक है, और जो वैसे हेड होता है जो मतलब मेन ऑर्गेनाइज जो करते हैं, जो सब कुछ काम जो भी स्टेट का होता है, जो भी बिल पास वगैरह करने होते हैं वो करता है चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है। अपॉइंट तो ऑब्वियसली बात है प्रेसिडेंट करता है, किसकी एडवाइस पे करता है। ठीक है, तो इसका आंसर है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर क्यों है, क्योंकि जो हमारा कैबिनेट होता है, ठीक है, उसको हेड करता है प्राइम मिनिस्टर। तो इनडायरेक्टली यू कैन से दैट प्रेसिडेंट कंसल्ट कैबिनेट, ओके, टू सेलेक्टिंग द गवर्नर ऑफ एनी स्टेट। एक और बात दोस्तों बताना चाहूँगा, गवर्नर जैसे मान लो हरियाणा का कोई गवर्नर है, जैसे फिलहाल जैसे कप्तान सोलंकी जी हरियाणा गवर्नर है, तो कोई भी गवर्नर उसी स्टेट में गवर्नर नहीं रह सकता जिसमें वो गवर्नर लगा हुआ है। कहने का मतलब क्या है, जैसे कप्तान सोलंकी जी हैं तो वो हरियाणा के नहीं हो सकते कभी भी, क्योंकि जो भी गवर्नर जिस भी स्टेट में अपॉइंट किया जाता है वो उस स्टेट का नहीं होना चाहिए, एक रूल है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट गिव हिज रेजिग्नेशन टू द। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं, चीफ जस्टिस, पार्लियामेंट, वाइस प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर। तो इसका आंसर है दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट। और जब प्रेसिडेंट अपने पद को संभालने के लायक नहीं होते हैं, फॉर एग्जांपल उनकी अगर ऑफिस में डेथ वगैरह हो जाती है या वो ड्यूटीज़ नहीं परफॉर्म कर सकते, तो प्रेसिडेंट ही जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट के तौर पे काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट पीरियड डज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड द ऑफिस। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 साल के लिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, गवर्नर, इलेक्शन कमिश्नर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसको प्रेसिडेंट नहीं हटा सकते, क्योंकि जब तक मेजोरिटी पार्टी उसमें है, मतलब पार्टी जब तक मेजोरिटी में है तो प्रेसिडेंट को नहीं हटा सकते। उसके बाद जो लोकसभा स्पीकर होता है उनको जो लोकसभा के मेंबर है वो चुनते हैं। इलेक्शन कमिश्नर को एक बार चुना जाता है, लेकिन ये इनकी प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करते कि डायरेक्ट उनको हटा सके, ये इनको रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है हाउसेज को, तब जाके इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जा सकता है। तो इसका आंसर है दोस्तों गवर्नर। गवर्नर होता है वो दोस्तों सेंटर का एक दूत होता है एक तरह से, मतलब जो कि प्रेसिडेंट द्वारा भेजा जाता है और वो उनको कभी भी प्रेसिडेंट हटा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है दोस्तों,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ द एमोल्यूमेंट्स ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, मतलब इनमें से कौन सा बिल्कुल ठीक नहीं है, मतलब हमें वो चूज करना है, ठीक है ना। दे कैन बी रिड्यूस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी, बिल्कुल सही बात है, वो उनको अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी है, जो कि हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी जब होती है तो बिल्कुल उनको रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे क्या होता है कि देश में पैसे की बहुत दिक्कत आ जाती है, ठीक है, तो उसमें तनख्वाह वगैरह जो सबकी कम कर दी जाती है, ठीक है, और ये हमारा आर्टिकल 360 है, ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी पढ़ना आप कभी, ठीक है, आगे भी आएगा इस इन वीडियोज़ में है इसमें, ठीक है। उसके बाद दूसरा कहता है दे आर शोन सेपरेटली इन द बजट, बिल्कुल सही बात है, दे आर चार्ज ऑन द कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, एंड चौथा है दे डू नॉट रिक्वायर एनी पार्लियामेंट सैंक्शन, ये भी ठीक है दोस्तों। ये वाली जो चीज़ है दोस्तों, ये वाला आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। अब देख लीजिए क्या होता है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। इंडिया में दो तरह के फंड होते हैं मेनली, कंसोलिडेटेड फंड और कॉन्टीजेंसी फंड, ठीक है। जो कंसोलिडेटेड फंड होता है वो मेन फंड होता है दोस्तों, ठीक है, उसमें जितना भी देश का रेवेन्यू इकट्ठा होता है इनकम टैक्स वगैरह से जो भी है, ठीक है, वो कंसोलिडेटेड फंड होता है। इसमें से कभी कोई पैसा निकलता है तो उसके लिए जो पार्लियामेंट है उससे अप्रूवल लेना पड़ता है। लेकिन कॉन्टीजेंसी फंड क्या होता है, जैसे कोई भी इमरजेंसी पड़ जाती है तो एकदम कॉन्टीजेंसी फंड से पैसा निकाल लिया जाता है, उसके बाद उतना ही पैसा कंसोलिडेटेड फंड से कंटिजेंसी में डाल दिया जाता है, ठीक है दोस्तों, ये होता है। उसके बाद द टोटल नंबर ऑफ मेंबर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द लोकसभा एंड द राज्यसभा, ठीक है। तो देखो दोस्तों 12 टोटल मेंबर होते हैं लोकसभा में, 250, ठीक है, मैक्सिमम हो सकते हैं 250, फिलहाल 245 हैं, तो 12 मेंबर जो होते हैं वो राज्यसभा के नॉमिनेट कर सकता है प्रेसिडेंट, और जो 2 होते हैं जो एंग्लो इंडियन होते हैं उनको लोकसभा में, तो इसका आंसर हो गया 14, ठीक है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट, ठीक है दोस्तों, ये देखिए इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव ऑफ ईच स्टेट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। दोबारा से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, क्वेश्चन के इन मीनिंग्स पे जरूर ध्यान देना, नहीं तो क्वेश्चन ही गलत हो जाता है, ठीक है। डज नॉट मतलब इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग नहीं लेता है, तो वो दोस्तों लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है, कई स्टेट इंडिया में हैं, जैसे 7 स्टेट हैं, वो बाई कैमरल उनकी लेजिस्लेशन है, ठीक है। इसको हिंदी में अगर बोलेंगे तो विधान परिषद शायद ऐसा कुछ होता है, ठीक है। विधानसभा तो ऑब्वियस सी बात है, एमएलए जहाँ बैठते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, विधानसभा बोलते हैं, ठीक है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो होती है दोस्तों वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है। और इंडिया में 7 स्टेट ऐसे हैं जिनके पास बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है दोस्तों। अब एक बार छोटा सा देख लेते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों आ सकता है एग्जाम में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन भाग लेता है, इलेक्टेड दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखने की, इलेक्टेड मेंबर, ठीक है, किस किस के, लोकसभा के, ठीक है, और राज्यसभा के, ठीक है। लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, ठीक है। उसके बाद एमएलएज ऑफ स्टेट, ठीक है, जितने भी स्टेट हैं उनके एमएलए इलेक्टेड, सिर्फ नॉमिनेटेड नहीं। उसके बाद एमएलएज ऑफ यूनियन टेरिटरी एंड पुडुचेरी, ठीक है, ये जो होते हैं ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शनल वोटिंग वाला सिस्टम होता है दोस्तों, उसके अनुसार वोटिंग होती है, ठीक है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं आएंगे, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर जिनको लोगों ने इलेक्ट किया है, ठीक है, वो होते हैं सिर्फ। उसके बाद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन अ पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट कैन रिमेन इन ऑफिस टिल इट एंजॉय द सपोर्ट ऑफ द, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर होते हैं पार्लियामेंट टाइप की गवर्नमेंट में, वो ऑफिस में कब तक एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है लोकसभा जब तक मेजोरिटी में रहती है, मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। दोस्तों जो लोअर हाउस होता है उसको हम लोकसभा बोलते हैं, और जो अपर हाउस होता है उसको बोलते हैं राज्यसभा, ठीक है। एक चीज़ और क्वेश्चन दोस्तों, जो राज्यसभा होती है वो कभी डिजोल्व नहीं होती है, ठीक है। जो लोकसभा होती है वो डिजोल्व हो सकती है। राज्यसभा में जितने मेंबर होते हैं उनको, उनमें से 12 मेंबरों को जो पीछे पड़ा था हमने प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, बाकी इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इनमें से किस किस की अपॉइंटमेंट है जो इंडिया का प्रेसिडेंट नहीं करता है।
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑब्वियसली करता है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट होता है वो सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेज होता है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ ये भी होता है दोस्तों। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये भी होता है। तो सिर्फ जो लोकसभा का स्पीकर है उसके अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट नहीं करता है, वो इलेक्टेड किए जाते हैं जो लोकसभा के मेंबर हैं उनके द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, इसमें लिखा है नोट अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड बाय, ठीक है, बाकी सब अपॉइंटेड किए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है 10वां, हु अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के उनको कौन अपॉइंट करता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं, ठीक है। और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो होता है जो लीडर होता है, ठीक है, मेजोरिटी का जो लीडर होता है उनको अपॉइंट किया जाता है, ठीक है दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर के तौर पे। उसके बाद द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन फ्री इंडिया वॉज, तो इसका आंसर है दोस्तों सरोजिनी नायडू। ये पहली भारतीय महिला थी, ऑब्वियसली बात है भारतीय ही है, जो कि गवर्नर बनी थी उत्तर प्रदेश की, ठीक है। पूरी इंडिया में सबसे पहली महिला है जो गवर्नर बनी थी, और कौन से स्टेट की बनी थी, उत्तर प्रदेश, याद रखना दोस्तों, ठीक है। मिनिमम एज आर रिक्वायर्ड टू कॉन्टेस्ट फॉर द प्रेसिडेंटशिप इज, ठीक है। ये दोस्तों फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन है, आप नॉर्मल मतलब बिना पढ़े भी इनको याद रख सकते हो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर है 35 ईयर्स। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है द चार्ज ऑफ इम्पीचमेंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर हिज रिमूवल कैन बी प्रेफर्ड बाय। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, आपको बहुत मजा आएगा इसको समझने में। तो सुनिए, ये कहता है कि जो इम्पीचमेंट होते हैं, इम्पीचमेंट क्या होता है, रिमूवल होता है। जैसे गवर्नर को तो सीधा हटा दिया जाता है, ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट देश के फर्स्ट नागरिक होते हैं तो उनको ऐसे नहीं हटाया जा सकता, ठीक है। तो उनकी रिमूवल की प्रोसेस को इम्पीचमेंट बोलते हैं, ठीक है। द चार्ज ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर हिज रिमूवल कैन बी प्रेफर्ड बाय, मतलब उनको हटाने के लिए क्या प्रोसेस, मतलब कौन कौन प्रोसेस कर सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर डिस्कस करते हैं दोस्तों। जो अपना पहला ऑप्शन दिया गया बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, उसके बाद दोस्तों अपना स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों राज्यसभा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है राज्यसभा लोकसभा। तो इसका आंसर है बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, मतलब दोनों हाउस में से कोई भी हाउस है, जैसे लोकसभा राज्यसभा, दोनों में से कोई भी जो वो है इम्पीचमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। इसमें इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू होने से पहले दोस्तों 14 दिन का एडवांस नोटिस दिया जाता है प्रेसिडेंट को कि हम आपको इम्पीच कर रहे हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब देखते हैं कौन कौन इसमें वो होता है, ठीक है। आपको बताया था मैंने पीछे, जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, सिर्फ वो इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं करते। लेकिन एक खास बात क्या है, जो इनका रिमूवल होता है, मतलब इनको हटाने की प्रक्रिया में नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा ये भी पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना। अजीब सा फैक्ट दोस्तों कि मतलब उनके इलेक्शन में नहीं पार्टिसिपेट करते, लेकिन जो हटाने की प्रोसेस है उसमें आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी एंड ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी डू नॉट पार्टिसिपेट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो मेंबर इलेक्टेड किए थे स्टेट के जितने भी एमएलए हैं, और जो दिल्ली और पुडुचेरी के जितने एमएलए हैं वो इनके रिमूवल में नहीं आते हैं, ठीक है। सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा पूरे ये दोनों ही इनकी रिमूवल में काम करती है, ठीक है दोस्तों, है ना अजीब सा फैक्ट, याद रखना। द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ यूनियन टेरिटरी वेयर सच अ सेटअप एग्जिस्ट इज अपॉइंटेड बाय द, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यूनियन टेरिटरी जो होती है ऑलमोस्ट उनमें सब में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे इंडिया में 2 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल दिल्ली है जो, उसमें होता है चीफ मिनिस्टर, और दूसरा पुडुचेरी में, ठीक है। तो इसमें जैसे गवर्नर होता है तो इनमें लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है जो उनकी पोस्ट होती है, ठीक है। तो इसका आंसर है लेफ्टिनेंट गवर्नर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वो वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली बात है, बच्चा बता देगा, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इन केस अ प्रेसिडेंट डाई वाइल इन द ऑफिस, ठीक है, द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ, इसका आंसर है दोस्तों 6 महीने, याद रखना, ठीक है। 6 महीने के अंदर अंदर जैसे प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है या उनकी किसी कारण जो प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट हो जाता है, तो वाइस प्रेसिडेंट रोल प्ले करते हैं प्रेसिडेंट का, ठीक है।
और जो उनकी सैलरीज वगैरह होती हैं वो सारी प्रेसिडेंट के इक्वल ही उनको मिलती हैं, एमोलूमेंट जो भी है सब, ठीक है। और 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इंडिया में 2 प्रेसिडेंट ऐसे हैं, जाकिर हुसैन जी हैं जिनका एफ अली अहमद और जाकिर हुसैन, इन दोनों की डेथ ऑफिस में हो गई थी दोस्तों, ठीक है, याद रखना। द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ, जो यूनियन काउंसिल है वो किस किस से बनकर मिली होती है, ठीक है। तो इसका आंसर है दोस्तों कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्यूटी मिनिस्टर्स, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिफोर ही एंटर अपॉन द ऑफिस, ठीक है। तो इसका आंसर है दोस्तों चीफ जस्टिस, ठीक है। स्पीकर, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर इनको कोई हक नहीं है उनको ओथ दिलाने का, ऑब्वियसली बात है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे बड़े जज हैं, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग एंजॉय द रैंक ऑफ अ कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द यूनियन, इंडियन यूनियन, ठीक है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, जो हाँ पहले ऑप्शन देख लें। नन ऑफ द अबव, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका आंसर है दोस्तों डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, ठीक है। अब थोड़ा प्लानिंग कमीशन के बारे में बताता हूँ आपको दोस्तों। जो प्लानिंग कमिश्नर है वो ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही स्टेटरी बॉडी है, ठीक है। ये एक एडवाइजरी बॉडी है, जस्ट एडवाइस देती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने आधार कार्ड सुना होगा, UIDAI जो है, ठीक है, वो भी एक प्लानिंग कमीशन के अंडर ही आता है, ठीक है। उसके बाद जिसका चेयरमैन होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। और जो 5 ईयर प्लान वगैरह बनते हैं वो प्लानिंग कमीशन के अंडर ही बनते हैं। और जो चेयरमैन इसका प्राइम मिनिस्टर होता है, और जो अपॉइंटमेंट वगैरह होते हैं, ठीक है, वो जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किए जाते हैं वो फिक्स टेन्योर होता है दोस्तों इनका, ठीक है। और जो इनमें जो इनके मेंबर होते हैं उनको कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्ट्री बाय द प्रेसिडेंट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ, ठीक है। ये याद रखना दोस्तों, आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। 6 महीने का, 6 महीने के अंदर अंदर उनको अपना शो करना पड़ेगा कि हम इसके काबिल हैं, ठीक है। तो इलेक्शन जीतना पड़ेगा। उसके बाद है व्हेन कैन अ प्रेसिडेंट यूज हिज डिस्क्रिशन इन अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट कब अपने आप मतलब किसी आदमी को प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। इन नो सर्कमस्टांस, नहीं, बिल्कुल गलत है। इन ऑल सर्कमस्टांस, बिल्कुल नहीं। जब मेजोरिटी में कोई पार्टी हो तो अपने आप कैसे बना देंगे। ओनली व्हेन द लोकसभा हैज़ बीन डिसॉल्व्ड, ठीक है, नहीं ऐसा भी नहीं है, ठीक है, तब भी उनको अपोजिशन में देखना पड़ेगा। व्हेन नो पॉलिटिकल पार्टी एंजॉय, हाँ इसका आंसर ये है दोस्तों, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, क्लियर मेजोरिटी नहीं होती, जैसे लोकसभा में आपको पता ही है 552 सीटें होती हैं मैक्सिमम, ठीक है। उनमें से अगर मेजोरिटी नहीं ले सकती कोई पार्टी, चाहे वो डायरेक्ट मेजोरिटी हो या कोalition से मेजोरिटी है, ठीक है, नहीं आती है, तो प्रेसिडेंट को हक होता है कि वो अपने आप मतलब जिस पार्टी के ज़्यादा वो हैं उनमें से चूज़ कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 22। इफ़ अ कंट्री देयर हैपन टू बी अ ऑफिस ऑफ मोनार्की एज वेल एज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हिज मोनार्क विल बी कॉल्ड, ठीक है। तो उसको दोस्तों हेड ऑफ स्टेट बोला जाता है। वर्ल्ड में बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनमें मोनार्की है अभी भी और पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, जापान, कुवैत, थाईलैंड एट्सेट्रा, ये बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी मोनार्क हैं और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वन फीचरिंग डिस्टिंग्विशिंग द राज्यसभा फ्रॉम द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, ठीक है, ये बिल्कुल सेम राज्यसभा की तरह ही होती है, ठीक है। जैसे राज्यसभा में लोअर हाउस हो गया, जैसे अपना लोकसभा, और राज्यसभा हो गया अपर हाउस, ठीक है। ऐसे ही स्टेट में लोअर हाउस कौन सा होता है, अपना लेजिस्लेटिव असेंबली, अपर हाउस हो गया लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इन दोनों के बीच में एक क्या फीचर ऐसा है जो राज्यसभा के पास ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल का है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स, टेन्योर ऑफ मेंबरशिप, पावर ऑफ इम्पीचमेंट, ठीक है। ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई भी मेंबर प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट में कभी भी कोई रोल अदा नहीं करता है। ना केवल प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट, और भी जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाना है, ठीक है,
चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है तब भी राज्यसभा प्ले करती है उनका रोल, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई काम नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट आर एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द, ठीक है। एक्स ऑफिशियो मेंबर किसके होते हैं? 24 क्वेश्चन, ठीक है। आपको पता होना चाहिए जो प्लानिंग कमीशन होता है जो ऊपर मैंने बात की थी, उनके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, यानी चेयरमैन जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं। उसके बाद जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होती है इसके हेड भी क्या होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल के हेड भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और जो फाइनेंस कमीशन होता है उसमें चेयरमैन होता है जिसको नॉमिनेट किया जाता है, उसमें 4 मेंबर होते हैं और एक जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, सॉरी, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा। तो इसका आंसर दोस्तों इंटर स्टेट काउंसिल है, क्योंकि क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा था, इन्होंने चेयरमैन का नहीं पूछा था, इन्होंने पूछा था एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन कौन होते हैं, ठीक है, किस में हो सकते हैं चीफ मिनिस्टर, तो वो होते हैं इंटर स्टेट काउंसिल में, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द फाइनल राइट टू सैंक्शन द एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक मनी इन इंडिया? पब्लिक मनी जो इंडिया की होती है उसको सैंक्शन करने का अधिकार किस पर है? एक्सपेंडिचर का, ठीक है, वो है प्रेसिडेंट पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर, ठीक है। गवर्नर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वो है, गवर्नर पे और प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है, आप ध्यान रखना। इसमें क्या पूछा है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक है, वो देखते हैं क्या नहीं है, ठीक है। ही मस्ट नॉट बी द मेंबर ऑफ इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बिल्कुल सही बात है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। ही शुड बी अ डोमिसाइल ऑफ द स्टेट टू विच ही इज बीइंग अपॉइंटेड, इसको छोड़ देते हैं अभी। ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, बिल्कुल होना चाहिए जी, इंडिया के सिटीजन नहीं होंगे तो कैसे बना देंगे गवर्नर। ही मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ द 35 ईयर, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये जो 3 चीज बातें बिल्कुल सही है, इनके बगैर गवर्नर को अपॉइंट नहीं किया जा सकता, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि डोमिसाइल होना चाहिए जिस स्टेट में अपॉइंट किया जाता है। मैंने पहले ही आपको बताया था, किसी भी स्टेट का गवर्नर है वो उस स्टेट का नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो पंजाब का कोई गवर्नर है तो वो पंजाब का कभी नहीं हो सकता, हमेशा किसी अदर स्टेट का होता है, ठीक है। और गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं विद द एड ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 12 मेंबर ऑफ राज्यसभा अकॉर्डिंग टू, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। देयर परफॉर्मेंस एज ऑफिसर बियर्स ऑफ कल्चरल सोसाइटी, बिल्कुल भी नहीं है, गलत। द रिकमेंडेशन मेड बाय द वाइस प्रेसिडेंट, सुनता ही नहीं जी वाइस प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट, ठीक है। देयर रोल प्लेड इन पॉलिटिकल सेटअप ऑफ द कंट्री, बिल्कुल नहीं जी, ठीक है। देयर डिस्टिंक्शन इन द फील्ड ऑफ साइंस, आर्ट, लिटरेचर एंड सोशल स्टडीज, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। जो गवर्नर जो होते हैं उनको ही बनाया जाता है जो कि साइंस में इनका स्पेशल फील्ड में कोई काम किया हो, आर्ट में, लिटरेचर में और सोशल सर्विसेज में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस इन जनरल एंड सजेस्ट एमिलियोरेटिव मेजर्स, ठीक है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए इंडिया में बहुत सारे आर्टिकल ऐसे हैं जो स्पेशली शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट, इनके लिए बनाए गए हैं, उनकी देखरेख करने के लिए, ताकि कोई उनको एक्सप्लॉइट ना कर सके, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि प्रेसिडेंट कमीशन को अपॉइंट करता है बैकवर्ड क्लासेस के लिए, उनको देखने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। आर्टिकल 342, आर्टिकल 342 दोस्तों जो है वो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है, नॉट फॉर द बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। जो आर्टिकल 344 है, 344, ये है कमीशन एंड कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, ये भी नहीं है दोस्तों। जो आर्टिकल 340 है ये है दोस्तों बैकवर्ड क्लास कमीशन कमेटी, ठीक है। उसके बाद जो 339 है वो वाला है कंट्रोल ऑफ द यूनियन ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? 340, ठीक है दोस्तों, याद रखना। याद ऐसे मतलब ऐसे याद नहीं होंगे, आपको क्या करना है, जस्ट 1 या 2 बार वीडियो को देख लेना, ठीक है। पेपर से पहले कितना हार्डली आधा घंटा लगेगा आपको वीडियो देखने में, ठीक है। 100 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, 100 में से मैं ज़्यादा तो नहीं कहता, कम से कम भी अगर पॉलिटी के क्वेश्चन है तो ये काफ़ी हाई यील्डिंग क्वेश्चन दोस्तों, 4-5 क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पहले भी दोस्तों क्वेश्चन मैंने बता चुका हूँ मैं, क्वेश्चन तो नहीं आया था लेकिन मैंने वैसे बता दिया था, ठीक है। ओनली विधानसभा, कोई काम नहीं होता जी विधानसभा का, लोकसभा ओनली लोकसभा, ऐसा नहीं है जी, ओनली, और राज्यसभा खाली नहीं जी, दोनों में से कोई भी कर सकता है, इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, लोकसभा भी कर सकते हैं और राज्यसभा भी। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। हु वाज द मेंबर ऑफ राज्यसभा व्हेन
फर्स्ट अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका आंसर है दोस्तों इंदिरा गांधी। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या था। हु वॉज द मेंबर ऑफ द राज्यसभा, मतलब पता था, ऑब्वियस ही बात है, लिखा तो हुआ ही आंसर। मतलब इसमें क्या था, जो फर्स्ट राज्यसभा मेंबर कौन था जो प्राइम मिनिस्टर बना था, तो आंसर है इंदिरा गांधी, ठीक है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो प्रेसिडेंट होता है ना, सॉरी जो प्राइम मिनिस्टर होता है, वो जरूरी नहीं है कि लोकसभा का ही हो, वो राज्यसभा का भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब वो लोकसभा के मेंबर बनेंगे, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उनको एमपी का वो दिखाना पड़ेगा कि मतलब इलेक्शन जीत के कि हाँ हम इस लोकसभा के काबिल हैं, ठीक है, तब उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर द सिलेक्शन अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर, ठीक है। तो मिनिमम एज क्या थी, 35, याद रखना। चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल टू, चीफ मिनिस्टर किसको रिस्पॉन्सिबल है, प्राइम मिनिस्टर को, बिल्कुल नहीं जी, कोई मतलब ही नहीं जी, प्राइम मिनिस्टर का क्या काम है। उसके बाद राज्यसभा, नहीं जी, राज्यसभा से भी कोई काम नहीं है, ठीक है। गवर्नर, नहीं जी, गवर्नर को रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबल है सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। जो अपोजिशन होता है ऐसे लेजिस्लेटिव असेंबली में, या फिर जो मेजोरिटी पार्टी होती है उनका हेड होता है, मेजोरिटी पार्टी का हेड होता है चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो वो किसको रिस्पॉन्सिबल है, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी अगला क्वेश्चन है 33। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जी अपना, कि द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज इज एक्सरसाइज्ड बाय द, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन और ऑपरेशन कंट्रोल आर्म फोर्सेज का किसके हाथ में होता है जी, वो करता है दोस्तों कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर एंड प्राइम मिनिस्टर एज ए चेयरमैन, नहीं जी, बिल्कुल नहीं करता, ठीक है। आर्म फोर्सेज दोस्तों हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, ठीक है। उसके बाद चीफ ऑफ द नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स, नहीं जी, ये भी नहीं करता जी, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जी क्या होता है, इन सब फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर होता है प्रेसिडेंट, ठीक है। इन्होंने पूछा है कि कंट्रोल कौन करता है, तो वो करता है मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, ठीक है, जो कि अभी जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है उसके हेड मनोहर पर्रिकर जी, आपने सुना ही होगा, ठीक है। इसमें एक चीज़ हो जाए देखना दोस्तों, जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है उनके अंडर 4 फोर्सेज आती है, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द ऑपोजिशन ऑफ अ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ अ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है उसकी क्या पोजीशन होती है, इज़ द नॉमिनी ऑफ द स्टेट कैबिनेट, बिल्कुल नहीं जी। इज़ द नॉमिनी ऑफ द स्टेट गवर्नर, बिल्कुल नहीं जी। ही लुक्स आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट कैबिनेट, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ही इज़ अ मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बट नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट, ठीक है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्टर हो सकता है लेकिन कैबिनेट का मेंबर नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि है तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट, तो लोकसभा में कैसे जा सकते हैं जी, नहीं जा सकते, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट फॉर ऑल मैटर कंसर्निंग द डिफेंस सर्विसेज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये क्या कहता है जी, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंट को कौन है डिफेंस सर्विसेज का, प्रेसिडेंट तो हेड ही होता है, प्राइम मिनिस्टर इनका कोई काम नहीं है जी, कैबिनेट कमेटी, पॉलिटिकल अफेयर इनका भी कोई काम नहीं, तो डिफेंस मिनिस्टर भाई मनोहर पर्रिकर जी अपने, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन री इलेक्शन टू दिस पोस्ट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। जो इंडिया के प्रेसिडेंट होते हैं दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है कि कितने टाइम तक उन्हें इलेक्शन, कितने टाइम इलेक्शन लड़ सकते हैं, एनी नंबर ऑफ टाइम, अगर वो जीतते रहे तो कितनी बार भी बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन यूएसए जो है, यूएसए में कोई भी प्रेसिडेंट है वो सिर्फ 2 बार प्रेसिडेंट बन सकता है पूरी लाइफ में, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं, ये वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन का रूल है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट विद इन द यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब ये पावर किसको है कि वो इंडिया में नया स्टेट बना सके, ठीक है। तो वो पावर प्रेसिडेंट को है दोस्तों, ठीक है। और ये पावर उनको किस उससे मिलती है, ये हमारा आर्टिकल 3 है जी, वो क्या कहता है, फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू स्टेट, अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज, एरिया ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, मतलब क्या है, नए स्टेट को बना सकते हैं जी, और जो बाउंड्री है उनको आगे पीछे कर सकते हैं, एरिया ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट को कम ज़्यादा कर सकते हैं, और इसका मतलब क्या है जी, मैप में छेड़खानी कर सकते हैं विदाउट किसी की इंटरफेरेंस के, ठीक है, इनको हक है। उसके बाद इससे रिलेटेड दोस्तों एक दो आर्टिकल औरों को देख लेना, पहले 4-5 आर्टिकल तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, इज़ द प्राइम मिनिस्टर बाउंड टू एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन द मैटर ऑन विच ही एडवाइस इज साउट, ठीक है। ये क्या कहता है जी, जो प्राइम मिनिस्टर जो एडवाइस
कि जो प्रेसिडेंट को मान लो कोई एडवाइस चाहिए तो क्या प्रेसिडेंट बाउंड है उनको एडवाइस देने की? बिल्कुल है जी, ठीक है, यस, इसका आंसर है यस, ठीक है। क्योंकि प्रेसिडेंट, जब भी प्रेसिडेंट को कोई काम करना होता है तो वो प्राइम मिनिस्टर की एड से ही करते हैं, यानी कि पूरे कैबिनेट से। लेकिन ये ऑप्शन दिया गया है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर चाहें तो, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं, उनको देनी ही पड़ेगी एडवाइस, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफिशिएट एज प्रेसिडेंट ही ड्राज द सैलरी ऑफ, ठीक है, जब वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट की सैलरी, व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफिशिएट एज प्रेसिडेंट ही ड्राज द सैलरी ऑफ, जब वाइस प्रेसिडेंट का रोल अदा करते हैं तो मैंने पहले ही बताया था वो उनको प्रेसिडेंट की सारी सैलरी इमोलमेंट जो है सब मिलता है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग कैन अटेंड द मीटिंग ऑफ यूनियन कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट की मीटिंग कौन कौन अटेंड कर सकता है, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर कर सकते हैं जी, बिल्कुल, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस फिक्सिंग द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द यूपीएससी, प्रेसिडेंट, ठीक है दोस्तों। यूपीएससी के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ दोस्तों। यूपीएससी जो है वो सेंट्रल की रिक्रूटमेंट करती है, ठीक है। 9 से 11 मेंबर होते हैं दोस्तों, चेयरमैन उनको हेड करता है, ठीक है, और वो प्रेसिडेंट द्वारा बनाए जाते हैं। अंडर हुज एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, ये क्वेश्चन बहुत आता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे इन्होंने आर्टिकल दे दिया है, ठीक है, इस क्वेश्चन ये कर लेते हैं पहले, फिर बताता हूँ। अंडर हुज एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब किसके एडवाइस से प्रेसिडेंट जो इंडिया के हैं वो इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, तो वह कैबिनेट, कैबिनेट मतलब प्राइम मिनिस्टर और उनके पूरा जो पार्लियामेंट है उससे, ठीक है, ठीक है ना। तो आर्टिकल के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन और आ सकता है कि नेशनल इमरजेंसी है वो कौन से आर्टिकल में आती है, या फिर प्रेसिडेंट रूल जो होता है वो कौन से आर्टिकल में आता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो होती है वो कौन से उसमें आता है, ठीक है। तो ज़रा हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसमें एक वो है, क्या बोलते हैं, 3 आर्टिकल्स है हमारे इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, उसमें है इमरजेंसी जिसमें के बारे में बताया गया, ठीक है। तो पहला आर्टिकल जो सा है वो नेशनल इमरजेंसी का है, आर्टिकल 352। इसमें क्या होता है, एक कोई भी इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं हम नेशनल इमरजेंसी को जब हमें एक्सटर्नल कोई एग्रेशन है या कोई आर्म्ड रेबेलियन हो गया है, ठीक है, जो हमारा कोई दूसरे देश हम पे वार कर देते हैं, कोई एक्सटर्नल थ्रेट जब हमें होता है तो उसको एक्सटर्नल इमरजेंसी बोलते हैं, ठीक है। और आर्म्ड रेबेलियन का मतलब क्या है, कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस अगर कंट्री में होते हैं तो उसे हम बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी, या उसे बोलते हैं सॉरी इंटरनल इमरजेंसी, तो ये होता है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आर्टिकल 356, जब कोई भी स्टेट अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म ना कर पाए कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या स्टेट इमरजेंसी, ठीक है, इसको बोला जाता है प्रेसिडेंट रूल ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 360 कहता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए होता है दोस्तों आर्टिकल 360, ये क्या कहता है, जब फाइनेंस से अनस्टेबिलिटी हो जाती है, ठीक है, या फिर भारत पे कर्जा हो जाता है किसी देश का, तो ये इमरजेंसी लगाई जाती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का जो वो होते हैं, उन सब की पे में रिडक्शन कर दी जाती है, ठीक है। बहुत सारी जो सरकारी जो भी लगभग सारी सेवाओं की जो तनख्वाह है वो कम कर दी जाती है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 43, ये क्या कहता है, हु एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन नीदर द प्रेसिडेंट नोर द वाइस प्रेसिडेंट इज अवेलेबल, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों। ये कहता है जी प्रेसिडेंट भी ना रहे और वाइस प्रेसिडेंट भी एबल ना हो अपनी सर्विसेज देने के लिए प्रेसिडेंट की, ठीक है, तो फिर उनके अगर ये दोनों ही नहीं है तो कौन भाई प्रेसिडेंट का काम करेगा, तो वो करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। इनको अपॉइंट किया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा, ठीक है। अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी issued अंडर आर्टिकल 36 मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन, ठीक है। ये क्या कहता है, प्रोक्लेमेशन होता है मतलब दोस्तों इमरजेंसी की घोषणा, ठीक है। ये कहता है जी इमरजेंसी की घोषणा आर्टिकल 36 के अंदर जो होती है वो कितने दिनों के अंदर अंदर अप्रूव होनी चाहिए, तो इसका आंसर है दोस्तों 2 महीने, याद रखना, ठीक है। अगर लोकसभा डिसॉल्व हुई होती है तो जब वो मतलब दोबारा चुनी जाती है तो उसके 1 महीने के बाद तक, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद
45 क्वेश्चन है, द काउंसिल यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके बारे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय किसके द्वारा अपॉइंट की जाती है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जितने भी डिपार्टमेंट हमारे हैं, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, HRD मिनिस्ट्री है, रेलवेज वगैरह जितने भी है ना, काउंसिल है ये मिनिस्टर्स की, ठीक है। इनको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करता है प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे, ठीक है। अपने आप ने ऐसा नहीं है किसी को भी अपॉइंट कर दे, प्राइम मिनिस्टर उनको एडवाइस देंगे कि सर ये आदमी इस रोल को अच्छे से निभा सकता है, ठीक है। आर्टिकल 74 क्या कहता है जी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ये याद रखना आप, आर्टिकल 74 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, उसमें जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो उनके हेड होंगे, ये कहता है आर्टिकल 74। उसके बाद एक और वो है दोस्तों, 15% जो टोटल स्ट्रेंथ होती है लोकसभा की, 15% टोटल स्ट्रेंथ से ज़्यादा मिनिस्टर्स नहीं होने चाहिए किसी भी गवर्नमेंट में, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जितने भी डिपार्टमेंट है ना वो 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है। द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी ऑन द रिटर्न एडवाइस ऑफ द, ठीक है। जो प्रेसिडेंट हैं वो इमरजेंसी की घोषणा कब कर सकते हैं या कब करते हैं, ठीक है। रिटर्न एडवाइस किसकी, प्राइम मिनिस्टर की। प्राइम मिनिस्टर का मतलब क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर पूरी लोकसभा, ठीक है। उसके बाद यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है किसको रिस्पॉन्सिबल है, लोअर हाउस पीपल और लोकसभा, इनको रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। उसके बाद द आर्टिकल 78 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द, ठीक है। आर्टिकल 78 कॉन्स्टिट्यूशन का किससे डील करता है, इसका आंसर है दोस्तों प्रेसिडेंट पावर टू सेंड एडवाइजरी मैसेज टू द पार्लियामेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट पावर टू द गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, नहीं जी ये नहीं है। इमरजेंसी पावर टू द प्रेसिडेंट, वो तीनों बताई दी मैंने आपको, 352, 356, 360। और प्राइम मिनिस्टर ड्यूटी रीडिंग कीपिंग द प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट डिसीजन, ये भी नहीं दोस्तों, का डी ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद द मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर विच द वाइस प्रेसिडेंट में ऑफिशिएट एज प्रेसिडेंट इज, मतलब क्या है जी, अगर जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट के तौर पे कितने दिन तक काम कर सकता है अगर उनकी पोस्ट वैकेंट हो जाती है, इसका आंसर है 6 महीने। 6 महीने के अंदर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद है द प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट कैन बी कंटिन्यूड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ, ठीक है। जो प्रेसिडेंट रूल है, आर्टिकल कौन सा था बताइए, अभी पीछे मत जाना प्लीज़, कमेंट बॉक्स में बताना प्रेसिडेंट रूल कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, ठीक है, बताना। तो ये कहते हैं जी कितने टाइम तक मैक्सिमम रह सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ तक रह सकता है दोस्तों प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। और बार बार इसमें वो क्या बोलते हैं, कैबिनेट का वो लेना जरूरी है, मतलब काफ़ी टाइम तक रह सकता है, हर 6 महीने के बाद एक बार अप्रूवल देना होता है, ठीक है। दोस्तों हमारे 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, 50 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आगे। जैसे हु इज द एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, ये हो गया, ठीक है। अंडर विच काउंसिल आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट रूल प्रोमोगेटिव ऑन एनी स्टेट इन इंडिया 356, वो पीछे आया था, ठीक है। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो हम दूसरी वीडियो में बनाएंगे क्योंकि इतना लंबे वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, देखेंगे नहीं लोग, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपको और कोई चीज़ समझ में ना आई हो इन उससे रिलेटेड तो आप कमेंट कीजिए दोस्तों, कोई क्वेश्चन पूछना है अगर आपको तो मैं उसका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पे और इस वीडियो को जितना उससे इतना ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।